Assalamu alaikum ji, and welcome back to our channel Stars with HK. In today's episode हमारा आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत से लोग उस पर बात करना भी चाहते हैं और बहुत से नहीं कर पाते। आज का जो टॉपिक है वो है क्वैकरी इन रिहेबिलिटेशन इन पाकिस्तान। वी होप कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें नई भी पता चलेंगी। आज हमने काफ़ी प्रोफेशनल से बात की और कुछ प्रोफेशनल्स हमें अभी इस सेशन के बाद भी ज्वाइन करेंगे एंड आई होप कि आज के गेस्ट के बाद कुछ और लोग भी इस पे ज़रूर बात करना पसंद करेंगे। आज हमारे साथ इस सेशन में हैदराबाद से हैं अल्फिया जुज़र, जो कि स्पेशल नीड्स चाइल्ड की मदर भी हैं। इनकी अपनी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, वो भी हमने कुछ कवर की थी अपने एक सेशन में। और फिर उसके बाद इन्होंने अपना एक स्कूल हैदराबाद जैसी जगह में बनाया, बुतूल स्पेशल स्कूल, और काफ़ी अरसे से उस पर काम कर रही हैं और वहाँ के लोगों को, बच्चों को सर्व कर रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस अल्फिया कि आपने इस इम्पोर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक पे बात करने पे आमादगी जाहिर की। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया। और जिस टॉपिक में मैं बहुत अच्छे से बात करना चाह रही थी, क्योंकि इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा नीड थी। नीड इन द सेंस कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, और इस तरह के जब जाली लोग आकर बैठते हैं या जाली तौर पर जो काम हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपकी कोई को बहुत आसान अल्फाजों में जाली इसलिए कह रही हूँ ताकि सुनने वाले को हर इस लफ्ज का मतलब पता चल जाए कि इदारों में किस तरह के लोग बैठ रहे हैं और क्या काम हो रहा है। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत सेंसिटिव भी है, और हो सकता है कि आज बात करने के बाद मुझसे बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएं, खफा भी हो जाएं और मेरे बारे में कोई और बातें भी आए, लेकिन ये बातें करना बहुत जरूरी है। जी, तो बहुत मैं से आपका लोग क्योंकि इससे सफ़र हो रहे हैं और ये चीज़ें जो हमारा मकसद किसी को पिन पॉइंट करके क्रिटिसाइज करना तो नहीं है। हमारा मकसद है कि अवेयरनेस देना, लोगों को एजुकेशन देना, और जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनमें से जो गलत हैं उनको हाईलाइट करना है। तो मैं मिस अल्फिया सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि आप ये जो क्वैकरी है, जाली प्रोफेशनल्स हैं, ये क्या हैं और किस किस्म के हैं, और इस रिहेबिलिटेशन फील्ड में आप क्या समझती हैं कि किस किस्म की क्वैकरी हो रही है, क्वैक्स किस किस तरह के आपके एक्सपीरियंस में है कि नजर आते हैं? जी, सबसे पहले तो एक ये चीज हो रही है कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। तो मेरा काम जो है वो बच्चों को उनकी एजुकेशन और उनकी डेली लिविंग स्किल्स पे काम करना है। अब अगर एक स्पेशल एजुकेटर एक फिजियोथेरेपिस्ट बनकर कहीं बैठ जाए तो ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ी जाली चीज है, क्योंकि मेरे पास तो हम्म। वो डिग्री ही नहीं है। जब वो डिग्री नहीं है तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ। तो इस वक्त जो चीजें सामने आ रही हैं रिहैब सेंटर्स में, वो यही चीजें सामने आ रही हैं कि मतलब आपका शोबा कुछ और है और आप बन के कुछ और बैठे हुए हैं। उससे देखिए, उससे सबसे ज्यादा सफर वो पेरेंट्स और उन पेरेंट्स से ज्यादा वो बच्चा कर रहा है, जिसको गलत थेरेपीज मिल रही हैं, गलत एजुकेशन मिल रही है। तो ये चीज सोसाइटी में जो बढ़ रही है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसकी शायद सबसे बड़ी वजह मैं ये कहूंगी कि स्पेशल नीड बच्चों को लेकर, मतलब मैंने जो आजकल चीजें देखी हैं वो है कि लोग इसको कैश करवा रहे हैं। हम्म। तो अब कैश करवाने के लिए उनके तरीका ये है कि मैंने एक सेंटर खोला। अब उस सेंटर में मैंने 4 लोग बिठा लिए। 4 लोगों में से हो सकता है 2 तो प्रॉपर उस डिग्री के साथ हो जो बिठाएं, और 2 का शोभा ही कुछ और है, और वो वहां बैठे हुए काम कर रहे हैं। अब हम्म। यहाँ पर सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी जो मैं चीज देखती हूँ जो कमी है वो अवेयरनेस की कमी है। हम्म। अवेयरनेस के साथ साथ हम जिस सीट पे बैठे हैं, चाहे मैं थेरेपिस्ट हूँ, चाहे मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, या चाहे मैं किसी इदारे की सीईओ हूँ,
मेरा काम है लोगों को सही गाइडलाइन देना। अगर मेरे पास एक स्पेशल नीड बच्चा आ रहा है और उसको भी स्कूलिंग की नीड नहीं है, अगर उसको सेशंस की नीड है, थेरेपीज की नीड है, तो ये मेरा काम है ये गाइडलाइन देना। ना कि मैं ये कर लूं कि उस बच्चे से मुझे इतनी फीस आएगी तो मैं इसको एडमिशन दे दूं, भले फिर उस पर कोई भी काम होता रहे। तो हम्म अब यहाँ पर ये होता है कि हम पेरेंट्स को एज अ प्रोफेशनल, ये हमारी मतलब मैं ये कहती हूँ हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है कि हम पेरेंट्स को जो है वो सही गाइडलाइन दें। अच्छा, हम्म ये एक चीज है जो इस तरह की जाली चीजें आ रही हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा, कि हम कहते हैं कि हम क्यों, जब हमने इदारा खोला हुआ है, हम 4 लोगों को ट्रेन करेंगे और बिठा देंगे। देखिए, एक थेरेपिस्ट का काम, और एक थेरेपिस्ट जो 2 दिन किसी को बताए कि ये काम करो और वहां 4 लोग बिठा दें, और वो 4 लोग को बच्चे की थेरेपी कर रहे हैं और थेरेपिस्ट खुद ही गायब है, तो ये क्या है? हम्म। अच्छा, दूसरी एक चीज चीज। जी जी, कंटिन्यू करें। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जिसके पास भी जा रहे हैं तो ये उनका राइट है कि वो उनसे पूछें कि आप प्रोफेशनल हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो हमारे यहाँ पेरेंट्स ये सवाल ही नहीं करते, या शायद वो इतने घबराए में है पेरेंट्स कि हमने 4 सवाल कर दिए तो पता नहीं हमारे बच्चे पे काम होगा या नहीं होगा। हम्म तो मतलब ये जो चीजें हैं ना, तो इन चीजों से ये चीजें बहुत ज्यादा फैल रही हैं। और फिर अगर किसी इदारे या किसी सेंटर का बहुत नाम हो गया है तो पेरेंट्स उस नाम के पीछे भाग रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि अंदर बैठे हुए लोग वाकई काम करने वाले हैं या नहीं है। रिहेबिलिटेशन फील्ड में स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, ये सब शामिल होते हैं। और आपकी टीम में भी होंगे ये सब। आप क्या समझती हैं ओवरऑल, कौन सी सब फील्ड ज्यादा मुतासर है क्वाकरी से, या सब में कुछ मिक्स ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा? मतलब सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। मतलब हम्म। मेरे नजरों मेरे कानों से, मेरी नजरों से सारी चीजें गुजरी कि रिहैब सेंटर में मतलब किसी को भी बिठा दिया है जो वहां बच्चों को स्पेशल एजुकेशन पढ़ा रहा है। ऐसे सेंटर भी हैं कि जहाँ थेरेपिस्ट के नाम से तो सेंटर चल रहे हैं, लेकिन अंदर थेरेपी कोई और कर रहा है, वो थेरेपिस्ट मंजर आम से गायब है। ऐसे सेंटर भी हैं कि वहां पर थेरेपिस्ट तो है लेकिन वो किसी और चीज की थेरेपिस्ट है, और इदारों में वो किसी और चीज के थेरेपिस्ट बन के बैठे हुए हैं। लेकिन ये तो काफी अलार्मिंग है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं मेल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं फिजियो भी नहीं हूँ और मैं फिजियोथेरेपी के सेशन ले रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, मेरा किसी इदारे से ताल्लुक नहीं है, तो वो मेरे तक ही है वो बात। लेकिन आप जो पॉइंट आउट कर रही हैं कि सेंटर जो कि हम समझते हैं या पेरेंट्स समझते हैं कि ये प्रोफेशनल्स लोग चला रहे हैं, उनके अंडर ही अगर मेल प्रैक्टिस होगी तो फिर पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास जो कि है ना, एक तो थेरेपिस्ट का बहुत फुकदान है। हम्म ठीक है। दूसरी बात ये कि पेरेंट्स इतने डरे हुए होते हैं कि अगर हम मुंह खोलेंगे तो हमारे बच्चों, मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ ना होने से होना बेहतर। अब कुछ ना होने हम्म से होना बेहतर पे काम गलत भी हो रहे हैं तो भाई चलने दो, अल्लाह वास्ते। बच्चा हम्म तो जा रहा है, हम ये सोच ही नहीं रहे, हम ये समझ ही नहीं रहे कि एक गलत थेरेपी आपके बच्चे पे कितना असरअंदाज होती है। हम्म तो ये चीज जो है बहुत जरूरी समझना है। जैसे हम जैसे अपनी, अगर मैं अपनी मिसाल दूं, एज ए स्पेशल एजुकेटर हमें सब चीजें पढ़ाई जाती है। हमें स्पीच थेरेपी के बारे में नॉलेज दी जाती है, फिजियो के बारे। क्यों? क्योंकि स्पेशल एजुकेटर का काम है कि क्लास में बच्चे को सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं, उसको एजुकेट करना। हमने हम्म एजुकेशन को सिर्फ पढ़ाई से जोड़ लिया है। हम्म एजुकेट करने का मतलब है कि आप उसकी पूरी पूरी लाइफ बना रहे हैं ना।
तो एक स्पेशल एजुकेटर जो है वो उसको बच्चे की फिजियो का भी पूरा पता होना चाहिए, उसको स्पीच का भी, उसको हर चीज पता होनी चाहिए। अब अगर मुझे ये सब चीजें पता है और उसके बाद मैं अपने साथ लगा दूं कि मुझे तो ये पता तो है, मेरा तो एक्सपीरियंस भी है, मैं तो स्पीच थेरेपिस्ट भी बन गई, मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी बन गई, मतलब मैं एक ही बंदा सब कुछ बनकर बैठी हुई हूँ। अच्छा, हम्म मजे की बात ये होती है कि जब पेरेंट्स को ये सारी चीजें मिल रही होती हैं तो वो कहते हैं एक ही जगह से सब चीजें मिल रही हैं, हम्म वो डिटेलिंग में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम्म तो हम्म इदारों में भी यही चीजें चल रही हैं कि अंडर ऑब्जर्वेशन आप 4 बंदों को ट्रेन करके बिठा देते हैं, कोई डिग्री नहीं है और आप उनसे काम ले रहे हैं, लोग आकर काम करवा रहे हैं और जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम है। अब उनके इदारे अगर खुले हुए हैं और वहां अंदर ऐसा कोई काम हो रहा है तो कौन नाम लेगा? हम्म मैं भी अच्छा। यहाँ नाम तो नहीं ले रही, मैं लूंगी, हम्म मुझे सही इस है। सोसाइटी में लेना है। हम्म ये चीजें हो रही हैं। लेकिन एक चीज और बताइए कि जब हम ये कहते हैं कि क्या इसकी एक वजह क्वैकरी की ये भी है कि जितने लोगों को सर्विसेज चाहिए उतने प्रोफेशनल्स हमारे पास हैं भी नहीं, क्या ऐसी भी बात है? देखिए, यही तो मैंने अभी यही तो कहा कि थेरेपिस्ट का फुकदान है। अब एक चीज हम्म की कमी है तो उसको फिलफुल करने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं ना। हम्म मेरे इदारे में अगर बिहेवियर थेरेपिस्ट नहीं है तो मैं एक बीएस पास साइकोलॉजिस्ट को लाकर बिठा दूंगी, 4 चीजें उसको सिखा दूंगी और मैं ये कह दूंगी भाई मेरे पास तो साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि हम्म लोगों के पास कमी है। हमारे पास अगर ऐसे लोग मौजूद नहीं है तो फिर हम उसको फिलफुल तो करेंगे ना। लेकिन उस चीज में हम सब ये भूल रहे हैं कि हम एक बच्चे का कितना नुकसान कर रहे हैं, एक हम्म जिंदगी को पूरे अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। हम्म अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताइए। जिस तरह आपने कहा कि हम किसी सेंटर का नाम तो नहीं ले रहे या किसी प्रोफेशन का नाम तो नहीं ले रहे, हम जनरल अवेयरनेस क्रिएट करें तो पेरेंट्स को, जिस तरह आपने कहा कि बहुत से सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे अनट्रेंड या अनक्वालिफाइड, प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ वो प्रोफेशनल नहीं है लेकिन वो सर्विसेज दे रहा है। तो मैं एक चीज़ तो ये पूछना चाहूँगा कि आप वो सेंटर्स उस सर्विसेज के उनसे उतने ही पैसे चार्ज कर रहे हैं जितने के एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के लिए चार्ज करता है? तो पेरेंट्स को एक तो वो सर्विसेज नहीं मिल रही और उनको बिल्कुल यही बात है, ये वाली पैसे भी देने। बिल्कुल यही पॉइंट है। यही पॉइंट है, जब प्राइवेटली तौर पर हम जाते हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। हर हम्म पेरेंट्स, मतलब हर पेरेंट्स अगर बच्चे की 5 थेरेपी जरूरी है, उसको रेमिडल सेशन भी लेना है, उसको स्पीच का भी लेना है, बीटी भी लेना है, ओटी भी लेनी है, और हर सेशंस के पैसे एक ही जितने हैं, तो उसके लिए वो चीजें मुश्किल है। तो फिर वो ऐसे इदारे ढूंढता है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कॉस्ट में वो काम हो रहा हो, हम्म तभी वो कहता है कि हम यहाँ चले जाएं। तो शायद यही वजह, एक बहुत बड़ी वजह है कि देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर बने हुए हैं तो वो बने हुए भी इस तरह से, उनकी थेरेपिस्ट भी इस तरह की है और उनका काम भी इस तरह का है कि वो फीस ले रहे हैं। हम्म और जो दूसरे सेक्टर्स बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है, वहां जिस तरह के लोग बिठाए हुए हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारे ही अनप्रोफेशनल है, लेकिन अगर मेरा प्रोफेशनल कुछ और है, मैं अगर समझो कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं ना फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता हूँ, ना ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकता हूँ, ना बिहेवियर थेरेपिस्ट बन सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक हम्म एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। तो अगर इस तरह की चीजें इदारों में हो रही हैं तो वो देखें कितना नुकसान है। मेरे पास कुछ अरसे पहले एक बच्चा आया अपनी माँ के साथ, सितारे में जा रहा था। तो अब वहां से मुझे पता चला कि भाई इनके इनके मसा ऑटिज्म का जो बच्चा है उसकी मालिशें हो रही है, उसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। मैंने कहा हम्म क्यों, क्या उसका वॉक सही नहीं है क्या, क्या इसको कोई भी इशू नहीं है, बस वो उसको मसाज देकर कहते हैं हम इसकी हड्डियां मजबूत कर रहे हैं। हम्म मेरे लिए ये बात बहुत शॉकिंग थी कि ये क्या हो रहा है कि एक हम्म बच्चे को जिसको फिजियो की नीड ही नहीं है उसको ओटी करवाई जा रही है और ओटी में मसाज दिए जा रहे हैं
और वो ओटी में बिल्कुल मसाज दिए जाते हैं, लेकिन उन मसाज का तरीका भी अलग है, हम्म। और उसको करने का तरीका उस थेरेपिस्ट को ही पता है। अब जो हम्म। जो वहां पे काम कर रहा है, जाहिर सी बात है, जब उसको नॉलेज नहीं है, तो वो पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए जो अल्फाज कह रहा है, तो वो पेरेंट्स खुद ही लाल में, उसको खुद ही नहीं हम्म। पता है, तो वो आकर मुझसे अपनी पूरी चीजें शेयर कर रही है। मैं सिर्फ आंखें खोलकर उसकी बातें सुन रही थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है सोसाइटी में। तो हम्म। देखिए, सोसाइटी में हम बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, मैं एक सिस्टम लेकर चल रही हूँ, मेरे पास रोजाना बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम्म। और ऐसे बच्चे भी आते हैं कि जो प्रोफेशनल लोग भी, अगर बच्चों के उन्होंने असेसमेंट्स किए हुए हैं पूरे पूरे, बच्चों के पास उनकी भाई रिपोर्ट कहाँ है, हम्म। क्वालिफाइड डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट तक नहीं दी हुई है, हम्म। हम्म। उनके साइकोलॉजिकल असेसमेंट की रिपोर्ट्स नहीं है, और वो प्राइवेटली तौर पर उनके पूरे पूरे सेशंस करवाने के बाद भी उनकी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, एक चीज आपने कही कि अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स में भी। हम उन लोगों को या उन पेरेंट्स को तो थोड़ी लीवरेज मजीद दे सकते हैं जो कि थोड़े कम एजुकेटेड हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वो भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाते प्रोफेशनल्स को क्रॉस क्वेश्चन करके अपनी जी बिल्कुल, मतलब सवालात हम पूछते नहीं है क्या? ये सच है? बिल्कुल सही है। हम में आदत ही नहीं है सवाल करने की। मेरे पास जब लोग आते हैं ना, अगर मेरे पास सुबह से कोई 5 पेरेंट्स आए हैं, तो 5 पेरेंट्स में से शायद 2 पेरेंट्स होंगे जो मुझसे सवाल करेंगे, बाकी 3 पेरेंट्स को मैं खुद हिला हिला कर बता रही होंगी कि आप पूछें, उनको मैं खुद बता रही होती हूँ। हम्म। इवन के लोगों का यहाँ पे ये हाल है, मेरे पास पिछले दिनों एक 7 साल का बच्चा आया, डाउन सिंड्रोम का बच्चा, एक डे केयर सेंटर में जा रहा है। अब हम्म। पेरेंट्स से मैं पूछ रही हूँ कि डे केयर सेंटर में क्यों जा रहा है। पेरेंट्स ने मुझे कहा कि वहां जो बैठी हुई है, मैंने कहा देखिए, एक तो डाउन सिंड्रोम है और दूसरा स्पीच ही नहीं है, क्योंकि वो जो हेडमिस्ट्रेस बैठी हुई है वो कह रही है मैं खुद स्पीच थेरेपी करवाती हूँ। हम्म। तो अब सही। देखिए ना, अब वो, मैंने कहा आप 2 साल से लेकर जा रहे हैं, कभी आपने उनके बारे में कुछ पूछा? नहीं, वो तो हम्म। हमने नहीं पूछा। मैंने कहा आर यू एजुकेटेड? यस, व्हाई नॉट, हम्म। श्योर। जब ये हम्म। जवाब मुझे आया ना, मैंने कहा फिर आपको सवाल क्यों नहीं किया? नहीं, बस वो हमारा बच्चा वहां जाकर बैठ रहा था ना, हमें ये था कि वो रख तो रहे। हम्म। हम्म। तो बहुत सारी सही। जगहों पे ये भी होता है कि पेरेंट्स ज्यादा सवाल इसलिए भी नहीं कर पा रहे होते हैं कि शायद पैसे कम है, दूसरी बात कि बच्चा जा तो रहा है, उसका ये टाइम किल तो हो रहा है। राइट। अच्छा, एक चीज और बताइए कि वक्तन फवक्तन लोगों को थोड़ा बहुत पता तो चलता होगा इस क्वाकरी का। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फोरम है या हम कहीं कंप्लेंट करा भी सकते हैं कि नहीं, अगर किसी पेरेंट को पता लगता है या किसी प्रोफेशनल कुछ को भी पता नहीं है लगता है, तो हम कहीं कहाँ कहीं कोई कंप्लेंट कर सकते हैं? कोई हमारी सुनवाई है कहीं किसी की? सर, अगर सुनवाई होती तो ये वाला आप टॉपिक पे हम बात ही ना कर रहे होते। सही। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। सर एक। बात ये है जी जी जी। कि जी जी। नहीं सर, आप पूछे सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है किसी प्रोफेशनल के अनक्वालिफाइड होने का और क्वैक होने का, तो एज अ प्रोफेशनल भी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा उसके बारे में अवेयरनेस नहीं दी जाती, या ऐसी बात ठीक है, या मतलब हम भी डरते हैं कि हमने भी इसी सोसाइटी में रहना है कहीं हमारे लिए भी मसले मसाइल पैदा हो? सर, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, वहाँ हम कहेंगे कि जो जैसा चल रहा है ना उसको चलने दो। अब मुझ हम्म। जैसे लोग जो होते हैं ना, आज मतलब देखें, बतूल पिछले 6 साल से काम कर रहा है, छह हम्म। साल हो गए तारे को।
लेकिन हमारा मसला ये हुआ कि हमने कहा नहीं, जो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। तो हम्म। लोग सब बोलने से कतराते हैं। हम्म। और यही वजह है कि जो जैसा चल रहा होता है, हम कहते हैं कि बहती गंगा में सब हाथ धो लें। कि हम्म। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको इसी तरह लेकर चलना है, क्योंकि ये सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है और सोसाइटी को इसी तरह, अगर हमने हम्म। हमें उस जगह से फायर कर दिया जाएगा, या एज अ प्रोफेशनल अगर मैं हूँ, मैं कहीं जाकर बैठी हूँ, मुझे अगर अपने एक साथी प्रोफेशनल में कोई चीज सही न है, और मुझे पता है कि वो बंदा किसी की सोर्स पे आया हुआ है, मैं कभी भी उसके लिए कुछ नहीं बोल सकूंगी, क्योंकि मुझे पता हम्म। है कि उसको तो नहीं, मुझे फायर कर दिया जाएगा। तो जो हमारे सिस्टम जो चल रहा है ना, इस सिस्टम में हम सच बोलने से डरते हैं। हम्म। हम किसी को, अगर मेरे सामने कुछ गलत हो भी रहा है, तो 10 दफा सोचना पड़ता है कि यार इस गलत को गलत बोलूं भी कि ना बोलूं। गलत हम्म। बोलने के बाद ऐसा ना हो कि मैं ही गलत हो जाऊं। सही है। अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल में क्या पेरेंट्स जो है वो फिर क्या करें, मतलब कैसे बचें? या हमारे पास कोई ऐसी बॉडी नहीं है, ठीक है, इस ऐसी बॉडी की ज़रूरत है, ऐसी काउंसिल की ज़रूरत है, या ऐसे कंप्लेंट सेंटर की ज़रूरत है, वो तो चले एक बात, लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं होती, तो पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो खुद क्या करें कि इससे बचने की काफ़ी हद तक कोशिश कर सके? सर देखिए, मैं हमेशा पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि आप कहीं पे भी जाए, इवन कि मेरे पास भी आए, तो मेरे मुझसे सवाल करने से पहले एटलीस्ट मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए। हम्म। सही। अगर आप जिसके सामने जाकर बैठे हैं वो क्या है, वो कब से कर रहा है, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया, उन्होंने पढ़ा क्या, उनकी वाकई वो डिग्री है या नहीं है। हम्म। देखिए, पढ़े लिखे पेरेंट्स को चीजें समझ में आ जाती है। यहाँ आता है उन पेरेंट्स का मसला, या तो जो गांव गोट के होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम्म। गांव गोट का बंदा है, अगर मैं उससे 2 लफ्ज इंग्लिश के बोलूंगी ना, वो कहेगा कि मुझसे ज्यादा समझदार और पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। सही बात है। तो यहाँ मैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि उनके लिए सवाल हो, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल मैं अपने साथ उन सब प्रोफेशनल को बस ये मैसेज दूंगी कि हमें अपने प्रोफेशनल की इज्जत करनी है। तो इस प्रोफेशनल के साथ हमें बहुत ईमानदारी से काम करना है। अगर मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मैं स्पेशल एजुकेटर ही हूँ। मैं ना थेरेपिस्ट हूँ, ना साइकोलॉजिस्ट हूँ। चाहे अगर मुझसे आज भी, मैंने जब अपना स्टार्ट किया था तो लोग मेरे पास स्पीच करवाने आते थे। हम्म। मैं बच्चों की थेरेपी करती थी और करती थी, लेकिन उन पेरेंट्स को ये जरूर पता था कि मैं स्पीच थेरेपिस्ट नहीं हूँ। हम्म। हम्म। वो काम मैं उनकी रजामंदी के साथ करती थी। हम्म। तो कहने का मकसद है कि अगर आप किसी बच्चे को, आपको कोई चीज आ भी रही है, क्योंकि जब मैंने स्पेशल एजुकेशन पढ़कर हैदराबाद आई वापस, और जब जिस इदारे को ज्वाइन किया, उस वक्त इस पे स्पीच थेरेपी का यहाँ किसी को पता ही नहीं था। हम्म। हम्म। मदर, मैंने अपनी 4 साल तक अपनी बेटी के साथ वो थेरेपी उसकी ली और उसको सीखा। हम्म। तो मैंने जब स्कूल में उसको स्टार्ट किया, तब भी मैंने स्पीच थेरेपी के साथ नहीं कि मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। हाँ, हम्म। मुझे इसकी नॉलेज है, इसका एक्सपीरियंस है अपनी बेटी के साथ। तो कहने का मकसद हम्म। है कि एज अ प्रोफेशन अपने प्रोफेशनल को ईमानदारी के साथ अगर करना है, तो एक तो गाइडलाइन दें। आप, आपके पास जो आ रहा है ना, उसको आज सुबह मेरे पास एक कॉल आई, हम्म। और वो कॉल थी एक डाउन सिंड्रोम बच्चे की माँ की, वो 7 साल का था। उसने कहा आपके इदारे का पता चला है, मैं आना चाहती हूँ। मैंने कहा कि जरूर आए, बट आपको क्या पता नहीं है, हैदराबाद में केडीएसपी खुला है, और केडीएसपी 4 साल से 7 साल तक, पैदाइश से लेकर 7 साल तक के बच्चों की सारी जो अर्ली एजुकेशन है उस पर काम करता है। मैं आपको सही। नंबर भेज रही हूँ, आप डायरेक्ट उनके पास जाएं। आपके बच्चे के लिए फिलहाल बेहतर जगह वो है। तो हम्म। इसमें ये तरीकाकार है कि आप जिस सीट पे बैठे हैं ना, उसके साथ आप कम से कम मुखलिस हो जाएं, और उन पेरेंट्स के लिए आसानियां पैदा करें, ना कि सिर्फ ये कि अब ये जो है हमारे पास थेरेपी के लिए आएगा,
तो ये नोट देकर जाएगा। तो बस मेरी पेरेंट्स से तो यही रिक्वेस्ट है कि वो जिसके पास भी जाए प्लीज उस थेरेपिस्ट, उस स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट के बारे में आप डिटेल जरूर लीजिए कि वाकई वो क्वालिफाई है कि नहीं। सेकेंडली, हम सब प्रोफेशनल को ये समझना है कि सही गाइडलाइन दे और जो हमारा प्रोफेशनल है ना उसी के साथ उस बच्चे के लिए काम करे, ना कि ये कि हम अगर फिजियोथेरेपिस्ट है तो स्पीच थेरेपिस्ट बन के काम करे, स्पीच थेरेपिस्ट है तो ओटी वाला बन के काम करे। नहीं, ये ना करें प्लीज। बच्चे का बहुत नुकसान है, एक जिंदगी, आप जिंदगियों का नुकसान कर रहे हैं इस तरह करके। राइट, बिल्कुल बस सही ये आपने मैसेज है। अच्छी तरह इसको समा भी कर दिया, मैसेज फॉर पेरेंट्स भी दे दिया, मैसेज फॉर प्रोफेशनल्स भी दे दिया। उनका काम है कि वो क्वेश्चन पूछें, अपनी तसल्ली करें, एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल का पूछें ज़रूर, और प्रोफेशनल का काम भी है कि वो जिस डोमेन में है उसी में ही काम करे, अपने डोमेन से आगे ना जाए। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है हम पाकिस्तान में, कि हम रेफर नहीं करते राइट टाइम पे उस बंदे को या उस बिल्कुल पेरेंट ऐसा को। ही तो उसकी भी बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच जी। आपने हमने कोशिश की कि हम नेचुरल डिस्कशन कर सकें इस क्रिटिकल टॉपिक पे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं फील्ड में, क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, किन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। हमने कोशिश की कि हम कुछ परसेंटेज हाईलाइट कर सकें। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक को कंटिन्यू करें और लोगों से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें, पर्सपेक्टिव लें। और मिस अल्फिया के पास हम दोबारा भी कोशिश करेंगे कुछ अर्से के बाद दोबारा सेशन करें, क्योंकि इस टॉपिक पे हम समझते हैं कि बात कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।